हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है भारत में सामाजिक रूपांतरण की मुख्य प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। विभिन्न दशाओं के प्रभाव से भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना, परिवार व्यवस्था, स्त्रियों की परिस्थिति, जाति संरचना, सामाजिक मूल्यों तथा मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न विद्वानों ने कुछ प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट किया है। ये प्रक्रियाएं उन आधारों और दशाओं को स्पष्ट करती हैं जो भारत में होने वाले सामाजिक रूपांतरण का प्रमुख कारण हैं। इन प्रक्रियाओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च किसी जाति और प्रायः द्विज जातियों के समान ही अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारों और जीवन शैली को बदलने लगती है और इस तरह जातिगत संस्तरण में अपनी परंपरागत स्थिति की अपेक्षा एक उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने लगती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आज बहुत सी निम्न जातियाँ सामाजिक और धार्मिक जीवन में वे सभी व्यवहार करने लगी हैं जो केवल पहले उच्च जातियों द्वारा किए जाते थे। जनेऊ धारण करना, शाकाहारी भोजन करना, सोने चांदी के आभूषण पहनना तथा कर्मकांडों का पालन करना इसी तरह के व्यवहार हैं। इन व्यवहारों के द्वारा यह जातियां अपने आप को पहले से अधिक पवित्र दिखाकर अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती हैं। भारतीय समाज में होने वाला यह एक बड़ा परिवर्तन है क्योंकि इसके फलस्वरूप यहाँ की जाति संरचना में व्यापक गतिशीलता का परिवर्तन पैदा हुए हैं। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण का मुख्य प्रतिमान आज प्रभु जाति है। प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जिसका भूमि के एक बड़े भाग पर अधिकार होता है, जिसके सदस्य संख्या में अधिक होते हैं तथा स्थानीय रूप से उनका गांव में अधिक प्रभाव होता है। इस तरह एक निम्न अथवा पिछड़ी जाति भी प्रभु जाति हो जाती है। भारत के अनेक पश्चिमी जिलों में अहीर, जाट, गुज्जर तथा राजपूत आदि इसी तरह की जातियां हैं। प्रभु जाति का गांव में आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व होने के कारण निम्न जातियां उनकी जीवन शैली का इसलिए अनुकरण करने लगती हैं जिनसे उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची उठ सके। भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रही है, लेकिन आज इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यह सच है कि संस्कृतिकरण के फलस्वरूप निम्न जातियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन साथ ही इस प्रक्रिया के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। गाँवों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने से रोकने के कारण अक्सर जातियां तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। निम्न जातियां जब उच्च जातियों की तरह कर्मकांडों का पालन करती हैं तो इससे रूढ़िगत व्यवहारों में वृद्धि होने लगती है। यही कारण है कि स्त्रियों की स्थिति तथा विवाह से संबंधित जो समस्याएं पहले केवल उच्च जातियों में थी वे अब निम्न जातियों में भी स्पष्ट होने लगी हैं। निम्न जातियों के जो लोग गांवों से
नगरों में जाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा लेते हैं, वे पुनः गांवों में लौटकर खेती या अपने परंपरागत व्यवसाय को करना नहीं चाहते। इससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इसके बाद भी एक संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा या आधार पर भारतीय समाज में होने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता को समझा जा सकता है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के साथ असंस्कृतिकरण तथा जनजातीयकरण के रूप में सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। असंस्कृतिकरण वह दशा है जो उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के परंपरागत व्यवहारों का अनुकरण करने को स्पष्ट करती हैं। मांसाहारी भोजन, मदिरापान तथा कर्म कांडों के प्रति उदासीनता इसी तरह के व्यवहार हैं। जनजातीय क्षेत्रों के पास रहने वाली अनेक हिंदू जातियों ने जनजातीय संस्कृति की विशेषताओं को ग्रहण किया है। यह एक तरह का जनजातीयकरण है जो यहाँ की सांस्कृतिक संरचना में होने वाली परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। विद्वानों ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनेक दोषों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम केवल निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की संस्कृति का अनुकरण करने के आधार पर ही भारत की सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता को नहीं समझा जा सकता है। दूसरे, संस्कृतिकरण एक निर्बाध प्रक्रिया है। उच्च जातियों के विरोध के कारण गांवों में संस्कृतिकरण के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। तीसरे, इस प्रक्रिया के द्वारा निम्न जातियों की स्थिति में होने वाली परिवर्तन को तो समझा जा सकता है, लेकिन इससे स्वयं जाति व्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों को नहीं समझा जा सकता। पश्चिमीकरण। प्रोफेसर श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की दूसरी प्रमुख प्रक्रिया को पश्चिमीकरण के रूप में स्पष्ट किया है। इस प्रक्रिया का आरंभ भारत में ब्रिटिश शासन के 190 वर्षों के दौरान होना आरंभ हुआ। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद इसका प्रभाव कहीं अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आने लगा। पश्चिमीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उत्पन्न होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो प्रौद्योगिकी, नई संस्थाओं, विचारधाराओं और नए सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल अंग्रेजी की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करना नहीं, बल्कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से जब हमारी प्रौद्योगिकी, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगते हैं, तब इसे हम पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। भारत में अंग्रेज़ों ने अनेक नए परिवर्तन उत्पन्न किए। उन्होंने नए कानूनों को लागू किया, एक अधिकारी तंत्र को विकसित किया, पुलिस विभाग की स्थापना की, कानूनों के आधार पर न्यायालयों के द्वारा निर्णय दिए जाने लगे, शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की तथा रेलों, सड़कों और डाक तार व्यवस्था के द्वारा देश के विभिन्न भागों को जोड़ दिया। मानवतावाद, तर्कवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समताकारी मूल पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्व हैं। भारत के संदर्भ में डॉक्टर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के 3 स्तरों को स्पष्ट किया। अंग्रेज़ों के पास राजनीतिक और आर्थिक शक्ति होने के साथ ही उनके पास एक विकसित प्रौद्योगिकी भी थी। इसके फलस्वरूप पहले स्तर पर सबसे पहले ब्राह्मण और कुछ दूसरी उच्च जातियों ने अंग्रेज़ों की जीवन शैली को अपनाना आरंभ किया। अंग्रेज़ों के संपर्क में रहने वाले जिन भारतीयों का दूसरे लोगों ने अनुकरण किया, वह पश्चिमीकरण का दूसरा स्तर था। तीसरे स्तर पर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने अप्रत्यक्ष रूप से नगरीय जनसंख्या के एक बड़े भाग की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन तथा
विचारों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव से कुछ समय पहले तक जिन रीति रिवाजों को धर्म का अंग समझा जाता था, उन्हें रूढ़ियों और कुरीतियों के रूप में देखा जाने लगा। निम्न और उच्च सभी जातियों को समानता के अधिकार मिलना पश्चिमीकरण का परिणाम है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।